Hello students, now we will discuss our next topic in your chapter indifference curve analysis, and the name of the topic is price consumption curve, derivation of demand curve with the help of price consumption curve and the income consumption curve. And further we will discuss about the decomposition of price effect into income effect and substitution effect with the Hicksian approach. तो अब हम आज की इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्राइस कंजप्शन कर्व, इनकम कंजप्शन कर्व और डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि प्राइस कंजप्शन कर्व। प्राइस कंजप्शन कर्व क्या होता है? ये वो कर्व होता है जो एक्स और वाई की विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है, कॉम्बिनेशंस को, संयोगों को दर्शाता है एक्स वस्तु के अलग अलग प्राइसेस पर, और जब उपभोक्ता की आय और वाई वस्तु का प्राइस क्या हो, कांस्टेंट हो। और जहां तक इनकम कंजप्शन कर्व की बात है, ये भी दो वस्तुएं एक्स और वाई के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, लेकिन जब दोनों वस्तुओं के प्राइस कांस्टेंट हो और उपभोक्ता की आय अलग अलग हो, तो यानी कि ये अलग अलग आय पे दर्शाता है दो वस्तुओं के संयोगों को, और ये वस्तु एक्स के अलग अलग प्राइस पर दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के मेथड के तरीके से उपभोक्ता वहां पे दो वस्तुओं को खरीदेगा, वहां पे संतुलित होगा जहां पर बजट लाइन पी क्यू इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व IC1 को टच करेगी, जो कि इस डायग्राम के E1 पॉइंट पर दिखाई गई है। तो E1 पॉइंट पर X1 अमाउंट खरीदेगा उपभोक्ता X वस्तु की और Y की Y2 गिवन इनकम प्राइस सिचुएशन जो एक्स पी और क्यू लाइन के द्वारा दिखाई गई है। अब नाउ इस सिचुएशन में सपोज प्राइस वस्तु एक्स का कीमत गिर जाती है, एक्स वस्तु की कीमत गिरने से जो बजट लाइन पी क्यू है वो आप सबको पता है कि वो राइट साइड में रोटेट कर जाएगी, नई पोजीशन आएगी पी और आर के बराबर। इस नई प्राइस इनकम सिचुएशन पर जब एक्स वस्तु का भाव गिर जाता है तो उपभोक्ता एक दूसरे इंडिफरेंस कर्व जो और ऊंचे लेवल पर है, हायर लेवल पे है IC2, उस पर E2 पॉइंट पर कॉम्बिनेशन E2 पॉइंट पर संतुलित होगा। तो E2 पॉइंट पर X वस्तु की X2 अमाउंट, Y वस्तु की Y1 अमाउंट खरीदेगा। तो यदि हम E1 पॉइंट और E2 पॉइंट जो दो अलग अलग प्राइस इनकम सिचुएशंस में, यानी कि दो X वस्तु के जो अलग अलग भाव थे उनमें उपभोक्ता के द्वारा संतुलित X और Y की मात्राओं को दिखाता है, खरीदी की मात्राओं को दिखाता है, यदि उन सबको मिला लिया जाए तो जो कर्व प्राप्त होगा वो कर्व क्या कहलाएगा? प्राइस कंजप्शन कर्व कहलाता है। जहां तक प्राइस कंजप्शन कर्व की बात है, सो नॉर्मली ये या तो डाउनवर्ड स्लोप का होगा या क्या होगा, ये दोनों अपवर्ड स्लोपिंग की होगा। यदि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो एक्स वस्तु की वाई वस्तु की अमाउंट गिर रही है और एक्स की बढ़ रही है, तो एक्स तो नॉर्मल कमोडिटी है, वाई क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, घटिया भी हो सकती है। दूसरी बात, घटिया है सॉरी, दूसरी तरफ अगर ये पॉजिटिव है तो एक्स और वाई दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर बाई चांस ये एक नेगेटिव स्लोप में आ जाती है तो एक्स वस्तु का एक स्पेशल केस बन जाता है, गिवन कमोडिटीज बन जाएगी। अब इस इनकम प्राइस कंजप्शन कर्व से हम डिमांड कर्व ड्राइव करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब प्राइस ज्यादा है, सपोज P2 है, तो उपभोक्ता E1 पॉइंट पर X1 अमाउंट खरीदता जा रहा है, तो A1 तो पॉइंट A इस जो स्पेस में ए पॉइंट निर्धारित होता है जहां पे P2 जो प्राइस पर और X1 अमाउंट खरीदता जा रहा है, और जब X वस्तु का भाव कम हो जाता है, PR के इक्विवेलेंट है, तो उपभोक्ता कहां पे होगा? P1 प्राइस आ गया, कम हुआ है, और X2 अमाउंट क्या हो गया? इसकी बढ़ गई है, तो नया जो कॉम्बिनेशन होगा प्राइस का और क्वांटिटी का वो B1 पॉइंट के बराबर, B के बराबर है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर आपको क्या प्राप्त होगा? डिमांड कर्व मिलेगा हमें। अब प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ लेते हैं इनकम कंजप्शन कर्व। जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इनकम कंजप्शन कर्व दो वस्तुएं X और Y के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जो उपभोक्ता की अलग अलग आय पर उपभोक्ता के द्वारा खरीदे गए हैं। मान लीजिए कि AB बजट लाइन है, जब कोई उपभोक्ता की कोई आय है, कोई निश्चित आय है और दोनों वस्तुओं के भाव दिए, तो उपभोक्ता E2 पॉइंट पर संतुलित है, X की X2 अमाउंट और Y की Y2 अमाउंट खरीदता जा रहा है। और जब उपभोक्ता की आय मान लीजिए कि बढ़ जाती है तो उपभोक्ता एक ऊंचे इंडिफरेंस कर्व IC3 पर चला जाता है,
एक्स की x3 अमाउंट खरीदेगा और y की y3 के बराबर खरीदेगा। और यदि इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन नीचे की तरफ खिसक जाएगी, तो अमाउंट क्या खरीदेगा, x की x1 और y की y1। तो इन सभी संतुलित बिंदुओं को जो मिलाकर प्राप्त होता है कर्व, वो कर्व क्या कहलाएगा, ICC कर्व कहलाएगा, इनकम कंजप्शन कर्व कहलाएगा। और ये कंजप्शन अलग अलग इनकम पर, क्योंकि लाइनें सिर्फ शिफ्ट हुई हैं, रोटेट नहीं हुई हैं, अलग अलग प्राइसेस नहीं, प्राइसेस सेम हैं लेकिन इनकम अलग अलग पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जो उपभोक्ता संतुलित अवस्था की में खरीदता है। इतना सब पढ़ने के बाद अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। जिसमें भी पढ़ लेते हैं अभी हम कि प्राइस इफेक्ट ये होता है कि जब वस्तु का भाव कम होता है या ज़्यादा होता है, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, कम हुआ है भाव तो उपभोक्ता x की x1 से x2 जाता है, E1 पॉइंट से E2 पर चला जाता है, तो ये प्राइस क्या कहलाता है, प्राइस इफेक्ट कहलाता है, कीमत प्रभाव कहलाता है। तो मान लीजिए कि उपभोक्ता की जो इनिशियल प्राइस है वस्तु x का, वो AB लाइन के द्वारा दिखाया गया है, बजट लाइन के द्वारा दिखाया गया है। तो उपभोक्ता IC1 कर्व पर E1 पॉइंट पर संतुलित है और वस्तु x की x1 अमाउंट खरीदता जा रहा है। अब सपोज वस्तु x क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। सस्ती होने के कारण जो AB बजट लाइन है वो राइट साइड में रोटेट कर जाएगी। रोटेट करने से बजट लाइन नई पोजीशन पर AC पोजीशन पर आ जाएगी और इस AC जो बजट लाइन है ये और ऊंचे डिफरेंस करो IC2 को E3 पॉइंट पर टच करता है। नाउ x1 से x3 अमाउंट क्या है, उपभोक्ता खरीदता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से E2 पर चला जाता है। ये शिफ्टिंग, ये अमाउंट की इंक्रीज होना, ये प्राइस इफेक्ट कहलाता है, जैसे मैंने यहाँ पे एरो के द्वारा दिखाया गया है। अब हिक्स के मेथड से इस प्राइस इफेक्ट को, इसके जो घटक इफेक्ट हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें कैसे डिवाइड किया हुआ है। हिक्स के अनुसार जो नई प्राइस सिचुएशन हुई है, नई प्राइस इनकम सिचुएशन AC बनी है, इसमें से उपभोक्ता की मौद्रिक आय कम कर देते हैं ताकि उपभोक्ता पुराने डिफरेंस कर्व पर अब भी संतुलित हो। तो यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय कम की जाएगी तो जो नई बजट लाइन AC है वो नीचे की तरफ खिसकती चली जाएगी और DE पोजीशन पे आ जाएगी जो IC1 कर्व को क्या करेगी, टच करेगी। इससे ज़्यादा मौद्रिक आय लेनी नहीं है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा मौद्रिक आय ली तो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर उपभोक्ता क्या होगा, पोजीशन पर उसका जो क्या बोलते हैं हम, संतुष्टि का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। तो हमें संतुष्टि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इक्वल रखनी है। तो अब जब ये जो दो पॉइंट ले लीजिए, इनिशियल पॉइंट E1 था जहां पे बजट लाइन AB थी, लेकिन अब पॉइंट है E2 जहां पे बजट लाइन DE है। बजट लाइन AB और बजट लाइन DE दोनों ही लाइंस मौद्रिक आय जो रियल वेलफेयर है वो समान दिखाती है, लेकिन बजट लाइन DE का स्लोप कम हो गया है, एब्सोल्यूट स्लोप, और इसका एब्सोल्यूट स्लोप ज़्यादा है, ऊपर ज़्यादा ढली हुई है, तो इसलिए X वस्तु ज़्यादा सस्ती है, Y वस्तु क्या है, ज़्यादा महंगी लगने लगी है अब, ठीक है। तो इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा, X की अमाउंट को ज़्यादा खरीदता है, E1 की बजाय E2 पॉइंट पर संतुलित होता है। तो ये जो मूवमेंट है X1 से X2, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। जब वस्तु की कीमत, X वस्तु की कीमत गिरी और Y वस्तु की क्वांटिटी बढ़ी, तो इसमें नेगेटिव इफेक्ट भी आ गया। X की वस्तु गिरी, X का प्राइस गिरा और Y की क्वांटिटी क्या हो गई है, X1 से X2 हो गई, बढ़ गई है, तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है हर टाइप की वस्तुओं में। अब यदि जो मौद्रिक आय हमने वापस ली थी कंपनसेट वेरिएशन इनकम के तहत, यदि उसको वापस दे दी जाए तो उपभोक्ता DE पोजीशन की बजाय शिफ्ट लाइन कहाँ हो जाएगी, उसकी बजट लाइन AC के बराबर शिफ्ट हो जाएगी। तो पुराने जो नया सत्र उसने लिया था वो सत्र E3 पॉइंट पर चला जाएगा, तो उपभोक्ता X2 की बजाय X3 अमाउंट खरीदेगा। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम X2 टू X3, फ्रॉम E2 टू E3, ये मूवमेंट इनकम के कारण हुआ है। इनकम जब इंक्रीज करी है तो ये मूवमेंट इनकम इफेक्ट कहलाता है। और ये यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, इनकम बढ़ी है और उपभोक्ता ने क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी है, ये बढ़िया। तो यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट है वो दो इफेक्ट का कॉम्बिनेशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव था, प्राइस डिक्रीज हुआ, इनकम बढ़ी। इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस दोनों इफेक्ट क्या करते हैं, लेकिन वस्तु की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं।
तो इसलिए ये वस्तु कैसी कहलाएगी, नॉर्मल कमोडिटीज है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि वस्तु इंफीरियर कमोडिटी है, तो जैसा कि हमने देखा इनिशियल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पे था, इनिशियल बजट लाइन जो स्टार्टिंग में AB थी, जब प्राइस एक्स वस्तु का कम हो जाता है तो उपभोक्ता E3 पॉइंट पर हाइड डिफरेंस कर्व पर चला जाता है। लेकिन जब उससे मौद्रिक इनकम घटाई जाती है कंपनसेटर वेरिएशन करने के बाद, तो उपभोक्ता E2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पे होता है, उसी इंडिफरेंस कर्व पर। तो E1 से E2, X1 से X3 ये जो मूवमेंट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। लेकिन जब उसको वापस जो इनकम कम की गई थी उसको वापस दी जाती है, तो उपभोक्ता एक्स वस्तु की X3 अमाउंट को खरीदने के बजाय वो कम करता है, E3 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है, X1 अमाउंट क्या करता है, खरीदता है, जैसे कम करता है। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि ये वस्तु उपभोक्ता की नजरों में इंफीरियर है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि कोई भी वस्तु बढ़िया है या घटिया है वो पोजीशन ऑफ इंडिफरेंस करे बताएंगी। जैसे यहाँ पे पोजीशन है एक्स वस्तु की तरफ है तो एक्स वस्तु ज्यादा बढ़िया है, और यहाँ पे वाई की तरफ है तो वाई ज्यादा बढ़िया है। अब क्योंकि ये इतनी बढ़िया वाई है, ये एक्स को कम खरीदता है और वाई को ज्यादा खरीदता है, तो इसलिए एक्स वस्तु क्या हो जाती है, यहाँ पे इंफीरियर कमोडिटी घटिया हो जाती है। इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। तो जो नेट इफेक्ट हुआ यहाँ पे प्राइस इफेक्ट, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू तो ज्यादा थी, उसके कारण तो X1 से X3 था, लेकिन इनकम इफेक्ट कम होने से वो अमाउंट X2 X3 कम खरीदता है, तो नेट इफेक्ट X1 से X2 है, जो कि क्या कहलाएगा, यहाँ पे प्राइस इफेक्ट कहलाएगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, अब हम पढ़ लेते हैं इन केस ऑफ गिवन गुड। गिवन गुड में क्या होता है कि जब कोई उपभोक्ता इनिशियल पोजीशन E1 पे है, X2 अमाउंट खरीदता जा रहा है, और जब बजट लाइन रोटेट कर जाती है प्राइस ऑफ एक्स कम होने से, तो इंडिफरेंस कर्व IC2 पर चला जाता है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये पहले वाले बिंदु से भी लेफ्ट साइड में हायर लेवल पर है। इसका मतलब वाई वस्तु बहुत ज्यादा बढ़िया है और एक्स वस्तु क्या है, बहुत ज्यादा घटिया है। तो यहाँ पे अगर ऐसी बजट लाइन से इनकम कम कर दी जाए उपभोक्ता की, तो बजट लाइन DE हो जाएगी और उसी इंडिफरेंस कर्व को E2 पॉइंट पर टच करेगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ भी नेगेटिव है। नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण वस्तु की क्वांटिटी बढ़ रही है, X2 से X3 है, लेकिन जब वापस जो इनकम कम की गई थी उसको वापस दी जाती है उपभोक्ता को, तो उपभोक्ता X3 की बजाय कितनी खरीदता है, अब X1 कम कर देता है, और भी कम कर देता है, X3 से X1 पर पहुंच जाता है। ये नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि ये वस्तु बहुत ज्यादा घटिया है। अर्थात जब वस्तु की कीमत कम हुई है तो उपभोक्ता ने उस वस्तु को और भी X2 की बजाय X1 यानी कि और भी कम खरीदा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।